हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेट जेआरएफ के बारे में। नेट क्या है या जेआरएफ क्या है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेट या जेआरएफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या रहती है कैटेगरीज वाइज, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा एंड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं, ये भी कैटेगरीज वाइज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप नेट या जेआरएफ के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेट या जेआरएफ। नेट या जेआरएफ क्या है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। जो नेट एग्जाम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है यूजीसी नेट एंड सेकंड होता है सीएसआईआर नेट। हम यहाँ पर बात करेंगे यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये एक तरह का एग्जाम है जो यूजीसी के लिए एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इट मीन्स अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर आप रिसर्च फेलो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मीन्स आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, पीएचडी आप करना चाहते हैं, तब आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात चल रही है, सो यहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूजीसी नेट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। किसी भी स्ट्रीम से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो परसेंटेज है वो जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है मिनिमम 50% होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए नेट एग्ज़ाम के लिए, तो वैसे तो नेट एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी बार चाहें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक चाहे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप ये एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि अगर आप जेआरएफ के लिए करते हैं तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए, 33 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड 35 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अब अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि नेट एग्ज़ाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बस अगर आप जेआरएफ के लिए करते हैं तभी आपका जो अपर एज है वो 30 एंड 33 35 है। लेकिन अगर आप ये जो एज है वो क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर आप बन सकते हैं। ओके, सो ये एज लिमिट की बात हुई। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम फीस की। आप जो नेट एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। तो ये फ़ीस क्या रहती है, जनरल कैटेगरीज के लिए ये 1000 होती है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है। जो आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये आपको पे करनी होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर होते हैं, इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं, जिसमें भी आप सुइटेबल हो उस लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज टाइप रहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एंड माइनस मार्किंग इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप अगर आंसर गलत देते हैं तब भी आपका माइनस मार्किंग नहीं होती है, या आप आंसर नहीं देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तब भी आपका किसी भी तरह का कोई भी मार्क्स माइनस नहीं होता है। और अगर हम एग्ज़ाम की टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे की टाइमिंग रहती है। 2 पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको कितने क्वेश्चंस कितने मार्क के किए जाते हैं।
तो जो पेपर फर्स्ट रहता है उसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड इसके लिए जो मार्किंग की जाती है वो 100 मार्क्स के टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। एंड जो पेपर सेकंड रहता है उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के, तो इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। टोटल 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, जिसके लिए आपको टाइमिंग 3 घंटे की 3 आवर्स की दी जाती है। अब हम जानेंगे पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहता है, आपसे किस किस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना होता है। इनसे आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। ये एग्जाम नेशनल लेवल का रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, टफ रहता है, इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। वहीं अगर हम पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपने जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, जिसके 100 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी से ही किए जाते हैं। सो ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है उस पर आपको अपनी तैयारी करनी होगी, उसी से क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर में आएंगे। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड रहता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल कैटेगरीज के लिए है 40% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। एंड SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन रहता है 35% का। 35% आपके दोनों पेपर का मिला करके आपका ये परसेंटेज रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ एक अलग बात है, कट ऑफ कितना जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपका 40 एंड 35% आना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि नेट एग्ज़ाम देने के बाद JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो जो टॉप रैंकिंग में जो कैंडिडेट रहते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है JRF के लिए। और JRF के लिए आपको जो स्टिपेंड है वो दिया जाता है, फेलोशिप आपको दी जाती है। ये जब आप JRF रहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कम रहती है, 26,000 लगभग आपकी रहती है, 30,000 रहती है। लेकिन जब आप 2 साल बाद जब आप JRF के बाद आप SRF बनते हैं तो वहाँ पर आपकी जो फेलोशिप है वो बढ़ जाती है और 35 या 36,000 पर मंथ तक ये आपको मिलती है। सो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। आपको यहाँ पर एक तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, आपको अपनी आगे रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वहाँ उसके लिए आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो इसलिए अगर आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप देना चाहते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए तैयारी आपकी अच्छी हो और आप एक अच्छी रैंक आप ला सकें, जिससे आपके पास दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं। आप JRF में जा सकते हैं और नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून एंड दिसंबर में। तो साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो ये सारी जानकारी थी UGC नेट या JRF से रिलेटेड। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।